हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीरियस सर। लास्ट वीडियो में अपन ने ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट कर ली थी। उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर चुके हैं। ओजोन का डिस्कशन कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से ओजोन से रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने ओजोन में पढ़ा था O3, फिर O3 का स्ट्रक्चर, उसकी बैंड फॉर्म, फिर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब रिवाइज करना है अपने को। फिर ओजोन की प्रिपरेशन अपन ने करी थी ऑक्सीजन से। फिर ओजोन को अपन ने प्रॉपर्टीज में यूज किया था कि इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक बेसिक मीडियम में, दोनों पॉइंट अपन ने किए थे। फिर इसके बाद ओजोन को H2O2 से कंपेयर कराया था। फिर ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताई थी कि O3 को ब्रेक करके O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में ले जाओ, वहाँ नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन भी ऑक्सीडेशन के रीजन से था। ये सब पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर कभी पूछे ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो, तो वो पॉइंट याद रखना। अपन ने पढ़ा था कि आयोडाइड आयन को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा O3 से, मीन्स अगर मैं कोई एक्वस सॉल्ट ले लूँ आयोडाइड आयन का, उसको O3 से रिएक्ट कराऊँ तो O3 को कन्वर्ट करेगी I2 में, फिर I2 को अपन टाइट्रेट कर लें हाइपो से Na2H2O3 से, तो वहाँ से इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो सकता है। तो उसके लिए अपन CFC पढ़ चुके हैं पहले कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान करते हैं ओजोन लेयर को। अच्छा, कुछ सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं, उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है NO को O3 क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है NO2 में, मतलब O3 कंज्यूम होगी वहाँ पे, तो NO प्लस ओजोन विल गिव यू NO2। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब क्वेश्चन ओजोन से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, ओजोन और H2O2 के डिफरेंस के पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। H2O2 का डिस्कशन भी इस चैप्टर में हो सकता है, पर वो ऑलरेडी हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स और रेडॉक्स में उसकी सारी रिएक्शंस की बात अपन कर चुके हैं। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, सल्फर की। तो अगर अपन सल्फर की बात कर रहे हैं, तो सल्फर की बात में अब एक पॉइंट देखो ध्यान से कि एक तो बोला जाता है कि इसका नेम कहाँ से डराइव हुआ, तो वो तो संस्कृत नेम से हुआ है, वो आपसे पूछा जाने वाला नहीं है। क्या सल्फर? एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली, नॉन मेटल है। मेनली किस फॉर्म में मिलता है? एसेट के फॉर्म में सल्फर। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। एसेट की क्राउन शेप फॉर्म जो अपन ऑलरेडी 11th में भी देख चुके हैं, इस तरीके से इसकी क्राउन शेप फॉर्म अपन बना देते हैं या सल्फर लगा देते हैं। ये बॉन्ड एंगल अबाउट 107 डिग्री देखते हैं अपन। याद रखो टेट्राहेड्रल एंगल के पास दो बॉन्ड ये बन गए और दो लोन पेयर बचेंगे, तो कुछ वेंट हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। ये इसकी क्राउन शेप हो गई। मेन फॉर्म तो ये देखने को मिलती है। वैसे तो सल्फर को अपन कहते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो H2 के फॉर्म में भी मिल सकता है, पर ये रेयर है। H2 को O2 से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल O2 अपन पढ़ते थे पैरामैग्नेटिक, वैसे ही H2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। H6 की फॉर्म पूछी जा सकती है, चेयर फॉर्म के फॉर्म में, जो अपन तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं चेयर फॉर्म की तरह H6 को। तो ये थोड़े से पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। ये H6 ड्रॉ कर सकते हैं, पर मेन अपना है एसिड। अब अगर मैं इसके एलोट्रॉप्स की बात करूं, तो अगर मैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की बात करता हूं, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में मेन अपने को देखने को मिलेंगे दो। एक कौन सा? रोम्बिक, और दूसरा मोनोक्लिन। इसको कहते हैं S अल्फा एंड दिस इज S बीटा। अब इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है? रोम्बिक सल्फर S अल्फा, इसका पेल येलो कलर, लाइट येलो बोल सकते हो, और इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड and slightly soluble in benzene
ईथर, अल्कोहल एटसेट्रा, इन सब में ऐसे ध्यान दे सकते हैं। ये हो गया रोम्बिक सल्फर। अच्छा, ये भी इसमें फॉर्म कौन सी है? S8 ही है। एक्चुअली रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसमें से 2 ये फॉर्म है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इसमें 16 S8 रिंग्स होती हैं एक यूनिट सेल में रोम्बिक सल्फर। तो वो तो सॉलिड स्टेट पढ़ने के बाद क्लियर होता है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक ये सब क्या है। अब इसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल आप याद कर सकते हैं। अच्छा, रोम्बिक सल्फर में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहता है, तो उसके लिए पॉइंट ध्यान रखना है। इसको मैं एस अल्फा लिख दे रहा हूँ। एस अल्फा कन्वर्ट हो जाता है एस बीटा, इसमें 95.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर अपन चले जाए, और अगर इसी ट्रांजिशन टेम्परेचर पर रहे तो ये दोनों मिलेंगे। Above 95.5 degree, S alpha is converted into S beta. Means S beta कौन था? मोनोक्लिनिक। तो रोम्बिक किस पे ज्यादा स्टेबल हुआ? रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल, आप कहेंगे रोम्बिक सल्फर। और कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पे विच इज मोर स्टेबल? मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बीच का पॉइंट हो गया। अब मोनोक्लिनिक में ज्यादा जानने लायक कुछ बचा नहीं। मोनोक्लिनिक में भी क्या है? मोनोक्लिनिक सल्फर एस बीटा है। ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, कैसे फॉर्म हो सकता है ये पॉइंट अपन देख चुके हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, इसमें भी S8 रिंग होती है, S8 रिंग ही इसके यूनिट सेल में अरेंज होती हैं। तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत ज्यादा जेईओ नीट में नहीं पूछते क्योंकि प्रैक्टिकल रिलेटेड पॉइंट है, प्योर लैब का पॉइंट है, पर सुन लो। क्या कर सकते हैं अपन? एस बीटा मीन्स मोनोक्लिनिक सल्फर बनाने में क्या करेंगे कि जब आप सल्फर को हीट करेंगे वो मेल्ट होगा, तो उसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर क्रस्ट जम जाएगी, मतलब एक लेयर। जब वो लेयर आ जाए तो उसको उस पर छेद कर दो, तो उसमें से लिक्विड अंदर का सब आप बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आप क्रस्ट हटा के देखिए तो यू विल सी नीडल लाइक क्रिस्टल ऑफ एस बीटा। ये पॉइंट एक थोड़ा सा सुन सकते हैं, पर अपने को ये पॉइंट ज्यादा याद रखना है। एस बीटा के मीन्स मोनोक्लिनिक सल्फर के आगे का एक पॉइंट बता देता हूं कि अगर मैं मोनोक्लिनिक सल्फर एस बीटा को करीब 119 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दूं, तो 120 याद रखना, तो ये भी याद रहेगा, मतलब जो मेन 120 डिग्री याद रखिए आप। 119 पे अगर मैं हीट कर दूं इसको, तो ये लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इस लिक्विड सल्फर को अगर मैं 160 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दूं, तो फिर ये S8 रिंग अपनी आइडेंटिटी खो देगी। अब ये S8 रिंग के फॉर्म में नहीं रहेगा और ये रिंग ओपन होके सल्फर स्पाइरल चेन के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो वो पॉइंट एक थोड़ा सा सुन लो, पूछा जाता है मैक्सिमम यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अमॉर्फस फॉर्म की बात करूं, तो अमॉर्फस फॉर्म में सल्फर में मेनली अपने को कौन सा देखने को मिलता है? प्लास्टिक फॉर्म। वैसे तो अमॉर्फस में प्लास्टिक है, कोलाइडल सल्फर है, ये सारी फॉर्म है, पर प्लास्टिक सल्फर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है भाई? तो प्लास्टिक सल्फर अगर बोलेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, आप बॉइलिंग सल्फर लीजिए और उसको कोल्ड वाटर में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक रबर लाइक फॉर्म बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे हार्ड होने लगती है, उसी को अपन कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये सल्फर की क्या हो गई? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब अगर मैं बात करूं सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में, तो इसके मेन 2 कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, SO2 एंड SO3, और फिर उनसे बनने वाले ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में SO2 क्या है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है ये। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसका
या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दिखाया जा सकता है। भाई सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए, एक पेयर ये बचा, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से ज्यादा शो नहीं किया गया है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। ये सब पॉइंट है पहले के लिए। तो ये हो गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, ये गैस है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट तुम जानते ही हो सल्फर के कंपाउंड्स की पंजेंट स्मेल होती है, तो पंजेंट स्मेल हो गई, एक पॉइंट ये हो गया देखने लायक। थर्ड पॉइंट वाटर सॉल्यूबल है, क्योंकि SO2 और वाटर मिलके ही जानते हो क्या बना लेते हैं, H2SO3 इसका ऑक्सो एसिड, तो वाटर सॉल्यूबल है। इसी से मैं फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वही पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट एक यही वाला कि SO2 plus H2O and that will give you H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सेकेंड एक पॉइंट ये कि SO2, अब यहाँ ध्यान से देखो SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे +4, जो कि ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो मिडिल वाले तो सब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों ही प्रॉपर्टीज की देखने को मिल सकती हैं। ठीक, अच्छा अब सपोज अगर SO2 है मेरे पास और SO2 एयर में रख दीजिए आप, तो कहाँ तक ऑक्सीडाइज हो सकता है, SO3 तक, तो एयर के साथ हीट करने पे भी SO3 बन सकता है। ये हो गया SO2 की बात, SO3। अब इसमें देखो SO2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, कहाँ तक, SO3 तक, ठीक है ना। तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो किसी दूसरे को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और इसका देखने लायक है, कौन सा, कि इसके बेस के साथ जो अपन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन विद बेस, ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना कि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी यूज होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ते हैं, रिएक्शन विद बेस। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ फिर से, SO2 वाटर में क्या फॉर्म करेगा भाई, H2SO3 मतलब एसिडिक, ठीक है, और एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, सॉल्ट। तो वैसे ही रिएक्शन इसकी देखने को मिलेगी। सपोज अगर मैंने बेस से रिएक्शन इधर ऊपर लिख रहा हूँ, मैंने ले लिया SO2 प्लस NaOH, इससे क्या फॉर्म कर सकता हूँ मैं, Na2SO3 प्लस H2O, सोडियम सल्फाइड बन गया। और अगर इस Na2SO3 के एक्वस सॉल्यूशन में अपन और SO2 पास कर दें तो वो NaHSO3 बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा देखने लायक है, कैसा, इसको कंपेयर करो CO2 से, CO2 और यहाँ H की जगह C लिख दो, यहाँ C हो जाएगा मतलब सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में CO2 पास करो एक्सेस में तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन देखो वैसे ही कार्बोनेट के टेस्ट में पढ़ते हैं ना अपन, कार्बोनेट के टेस्ट में, कि अगर मैं CO2 ऐसे पढ़ते थे कि सपोज लाइम वाटर ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, उसमें CO2 पास करो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, मिल्की टर्बिड मिल हो जाता है, मिल्की, है ना, और फिर उसमें CO2 पास करते रहो एक्सेस में तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे ही देखो सेम टेस्ट SO2 के साथ मिल रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा मिल्की और SO2 और फ्लो कराते रहो एक्सेस में, देन यू विल गो टू बाइसल्फाइड और ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे CO2 के साथ था वैसे ही SO2 के साथ, तो इन दोनों को कंपेयर भी करना रहता है। लैब में प्रॉब्लम भी होती है, कैसे प्रूव करोगे CO2 है कि SO2। तो एक टेस्ट तो ये है कि SO2 की पंजेंट स्मेल है। उसके बाद और कैसे आप शो कर सकते हैं कि जो गैस मिल रही है वो SO2 ही है, क्योंकि रिएक्शन तो सेम मिल रही है, कार्बोनेट और सल्फाइड की, बाइकार्बोनेट बाइसल्फाइड सब देखने में एक जैसे हैं। तो अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना है, +4, कार्बन का भी क्या CO2 में कितना है, +4, पर ये कार्बन का हाईएस्ट है, SO2 में हाईएस्ट नहीं है सल्फर।
इसका मतलब SO2 को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ SO3 तक। तो अगर SO2 के टेस्ट की मैं बात करूँ तो क्या करूंगा, SO2 को मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कहां तक, SO3 तक, और एक्वस मीडियम में SO3 कहां पहुंच जाएगा, सल्फेट तक, मतलब K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2। इसको और एक कैसे आयनिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बार SO2 प्लस परमैंगनेट आयन और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H प्लस, और आपने क्या बना दिया यहाँ पे, यही सल्फेट आयन प्लस Mn+2 प्लस H2। तो देखो यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, तो इसका जो पिंक कलर होता है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये हो गया रिड्यूस, और एक तरीके से ये टेस्ट अपने को देखने को मिल जाएगा किसका, SO2। अपन सोडियम कार्बोनेट को भी सोडियम सल्फाइड या बाइसल्फाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, इसी SO2 से। अगर SO2 एक्सेस में फ्लो कराओगे तो कहां तक पहुंच जाओगे, NaHSO3 तक, और अगर सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में है, SO2 एक्सेस में नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप Na2SO3 तक ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके आगे इससे और इवेपोरेट करें SO2 के साथ, तो एक कंपाउंड इसका और बनेगा, जो कि आगे चल के अपन थायोसल्फेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे, वो बात अपन आगे चल के करेंगे जब ऑक्सो एसिड्स और फिर थायोसल्फेट पढ़ लेंगे, ठीक है। खास करके Na2H2O5 करके मिलेगा कंपाउंड, उसको हीट करेंगे, फिर उससे अपन सोडियम सल्फाइड भी बनाएंगे, वो बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो आगे करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, SO2 को अपन CO2 से कंपेयर करते हैं। अब अगर मैं SO2 की प्रिपरेशन की बात करूं, आप सोचेंगे सर ने आज डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ाए, प्रिपरेशन नहीं पढ़ाई, क्योंकि कई बार अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, इतने लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब फिर भी बता देता हूं, देखो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं SO2 का, तो सबसे पहले एक तो वही किससे, H+O2 will give you SO2 and some amount of SO3 may also form, क्योंकि और आगे आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लिमिटेड में करेंगे तो SO2 बनेगा। SO2 से SO3 बनने की रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट भी V2O5 यूज करते हैं, वो कांटेक्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे डिटेल। तो ये पॉइंट हो गया। फिर क्या कर सकते हो, ऐसे देखो कि सपोज मैं अगर SO2 के एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या बन जाएगा, सल्फाइड है ना, H2SO3 बनेगा। H2SO3 से कौन सा आयन मिलता है, सल्फाइड आयन। तो अगर मैं सॉल्ट फॉर्म ले लूं तो मैंने सल्फाइड आयन ले लिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। तो अगर सल्फाइड आयन को मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे SO2, और क्या लिख सकते हो, H2O। कई बार तुम देख रहे हो कि जब भी मैं वीक एसिड का एनाइनिक फॉर्म लेता हूं तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड में खास करके सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा के फिर से वही फॉर्म बना लेते हैं अपन। तो इसमें ऐसे क्या क्या कर सकते हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बार बार यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजीली वीक एसिड के सॉल्ट को डिस्प्लेस करता है, वो सारे पॉइंट, प्लस H2SO4 थोड़ा सा विस्कस होता है, लेस वोलेटाइल होता है, तो लेस वोलेटाइल फॉर्म से अपन मोर वोलेटाइल फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में चल के पढ़ेंगे आगे, ये भी पर्पस है इसका। तो इस तरीके से अपन SO2 प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके प्रिपरेशन तो ये सिंपल सा मेथड है, तो यू कैन प्रिपेयर SO2 इजीली। और कैसे कर सकते हो, सपोज अगर मैं सपोज मेटल या नॉन मेटल से बनाना चाहता हूँ, एलिमेंट से बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिया, कॉपर लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कॉपर एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इससे मैंने वही बनाया कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। इसको थोड़ा कंपेयर करो उससे, नाइट्रिक एसिड वाले से हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते थे, याद आया, और उससे रिएक्ट करा के अपन कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O बनाते थे। वैसे ये भी रिएक्शन है। अब यहाँ पे कॉपर ले सकता हूँ मैं, मर्क्यूरी ले सकता हूँ मैं, सिल्वर ले सकता हूँ, वही सारी रिएक्शन।
इनफैक्ट आप कार्बन से रिएक्ट करा सकते हैं, हालांकि अपन पढ़ते हैं कार्बन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप थोड़ा हीट करेंगे तो दैट कैन आल्सो गिव यू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो H2O और CO2 में ब्रेक हो ही जाता है और अपने को क्या मिल जाएगी, SO2। तो इस तरीके की रिएक्शन SO2 की प्रिपरेशन में लिखी जा सकती है। ये सब पॉइंट अपने को देखने लायक है। तो प्रिपरेशन वाली बात यहाँ पे हो गई, ये सब पॉइंट अपन पहले भी देख चुके हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, SO2 के बारे में एक तो ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि कैसे CO2 से डिस्टिंग्विश करोगे, वो पॉइंट अभी अपन ने देख ही लिया है। दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि तुमसे पूछा जाएगा मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है SO2 की। थर्ड पॉइंट एक ध्यान रखने वाला है जो कि रोस्टिंग वाला प्रोसेस है, जो कि यहाँ पे प्रिपरेशन में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब मैं तुमको नोट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो रोस्टिंग क्या चीज होती है, नया टर्म आ गया, ये मेटलर्जी में मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ेंगे। रोस्टिंग अपन किसकी करते हैं, सल्फाइड ओर्स की। फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ से एक नया पॉइंट निकल के आया कि इसको सल्फाइड ओर, तो सल्फर के बहुत से ओर किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में। इसीलिए इस फैमिली को बेसिकली कैल्कोजेंस या चैल्कोजेन फैमिली भी बोलते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत से मेटल्स के ओर ऑक्साइड फॉर्म में भी हैं, सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फेट के फॉर्म में है। तो इसमें ऑक्सीजन और सल्फर खास करके ओर्स में मिलते हैं, मतलब मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म हो, तो इसीलिए चैल्कोजेंस कहते हैं। तो सल्फाइड ओर्स में अपने को देखने को कौन सा मिल सकता है, सपोज PbS है, इसको गैलेना कहते हैं, HgS है, इसको सिनेबार कहते हैं, ऐसे बहुत से हैं। और फिर इसके बाद आप CuFeH2 लिख सकते हैं, कॉपर पायराइड बोला जाता है, Fe आयरन का सल्फाइड और आयरन पायराइड कहलाता है, जिंक ब्लेंड है उसको ZnS कहते हैं। तो ये सब सल्फाइड ओर्स हैं। सल्फेट ओर्स में जिप्सम पढ़ चुके हो, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म, मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म MgSO4.7H2 जिसको एप्सम बोलते हैं। तो ये सब सल्फर के ओर्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ सल्फाइड ओर। तो रोस्टिंग करते हैं किसकी, सल्फाइड ओर की। क्या करते हैं रोस्टिंग में, मैंने कोई सल्फाइड ओर ले लिया, सपोज लेड सल्फाइड, और उसको एयर के साथ हीट किया। एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से लिया जाता है। एयर के साथ जब हीट करेंगे बिलो दी मेल्टिंग पॉइंट, तो रोस्टिंग इज व्हाट, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके साथ हीट करोगे तो यहाँ SO2 फॉर्म हो जाएगी और लेड का ऑक्साइड बन जाएगा। फाइनली फिर इसको और आगे लेड तक रिड्यूस कर सकते हैं, वो सब अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनमें से किसी के साथ भी ऐसा कराया जा सकता है। तो यहाँ से SO2 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी होगा, क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस में अपने को SO2 मिल ही रही है रोस्टिंग वाले फॉर्म में। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में एक आप ये लिख सकते हैं। एक पॉइंट देखो नोट में ये ध्यान रखने वाला है, रोस्टिंग वाला। दूसरा, SO2 बर्निंग में हेल्प नहीं करती, पर अगर बर्निंग मैग्नीशियम और पोटेशियम की रिएक्शन पूछी जाए तो वो ध्यान रखना है कि बर्निंग मैग्नीशियम और पोटेशियम में अगर SO2 ऐड कर दें तो SO2 उनसे रिएक्ट करके अपना कंपाउंड फॉर्म करती है। तो अगर मैग्नीशियम बर्निंग या पोटेशियम ले लिया जाएगा तो SO2 से रिएक्शन अपने को याद रखनी है, इससे MgO और MgS ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों फॉर्म मिल गए, फिर बैलेंस कर लेंगे अपन। ऐसे पोटेशियम के साथ रिएक्शन पूछी जाती है, बर्निंग पोटेशियम के साथ, उससे अपने को K2SO3 और K2H2O3, वही थायोसल्फेट वाली फॉर्म और ये सल्फाइड वाली फॉर्म, ये दोनों अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है किसके बारे में, SO2 के बारे में। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी, SO3 की, तो SO3 में अब बहुत ज्यादा बताने लायक कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अभी वो वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ेंगे। फिर भी मैं एक आध दो पॉइंट उसके डिस्कस कर दे रहा हूं। SO3 देखो, SO3 एक तो ट्राई ऑक्साइड फॉर्म हो गई, स्ट्रक्चर वही प्लानर स्ट्रक्चर, या फिर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दो बॉन्ड कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हैं, फिर इसके अपने स्ट्रक्चर्स और इस तरीके से, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद आपसे
ट्राईऑक्साइड के बारे की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा ट्राईऑक्साइड की, तो वही वाला पॉइंट अभी मैंने बताया, SO2 के ऑक्सीडेशन से भी अपने को SO3 मिल सकती है। यहाँ पे कैटालिस्ट V2O5 यूज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस रिएक्शन को अपन यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में। वो सारे पॉइंट हो गए SO3 के, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ना नहीं है। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो तुम देख लो सबसे पहले SO3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खास करके दो रिएक्शन अपने से ज्यादा पूछी जाती हैं, इनको याद रखना। एक तो PCl5 के साथ, PCl5 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म हुआ भाई, POCl3 + Cl2 + SO2। यहाँ पे याद रखो PCl5 का वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जिसमें 2 क्लोरीन एक्सियल होती हैं जो जल्दी ब्रेक हो जाती है ना, एक्सियल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, तो वो देखो वो 2 क्लोरीन यहाँ पे रिमूव कर दी गई। तो PCl5 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ से 0 तक आ गया, ये देखो। और SO3 रिड्यूस होकर कहाँ पे आ गया, SO2 में। ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, इस तरीके की रिएक्शन। ऐसे ही कई बार अपन HBr के साथ SO3 के रिएक्शन करा देते हैं, वहाँ पे अपन ब्रोमीन बना देते हैं, ब्रोमीन को फ्री कर देते हैं। वो रिएक्शन तो अभी और क्वालिटेटिव में आगे चल के आएंगे। SO3 की अभी और भी बहुत से रिएक्शंस अपन सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ेंगे। तो फिलहाल SO3 की बात अपन यहीं तक करते हैं। इसके आगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन फैमिली ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।